चलो, विल स्टार्ट विथ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर 2। अभी लेक्चर 1 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अर्ली मिडिवल इंडिया, मतलब कैसे अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ, फिर महमूद अफ गजनी, फिर मोहम्मद गौरी, ठीक है। फिर उनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, बलबल, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। अभी वो सब देख लिया हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर 1 में, ठीक है। मतलब दिल्ली सल्तनत के जो जो किंग्स थे उनकी क्रोनोलॉजी देखी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो देखा है। फिर विजयनगर एंड बहामनी किंगडम के बारे में वी हैव स्टडीड। फिर लिटिल बेसिक्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, वो टाइम पे एक ऊपर ऊपर से आइडिया वी हैव टेकन। क्या है ना, यू हैव टू, एज आई सेड, जरा यू हैव टू कंबाइन इट विद द आर्ट एंड कल्चर लेक्चर्स, जो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है ना आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स की। तो उसमें ये जो आर्किटेक्चर है या फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स है, मिडिवल इंडिया पीरियड के पेंटिंग्स वगैरह है, तो वो आप आर्ट एंड कल्चर के साथ करोगे ना तो वो बराबर कॉम्बिनेशन में होलिस्टिक कवर हो जाएगा। अभी ये लेक्चर 1 हो गया। अभी लेक्चर 2 में यहाँ पे विल ट्राई टू कवर मुग़ल एम्पायर पूरा, ठीक है। मतलब जो जो किंग्स थे, क्रोनोलॉजी क्या है, फिर उन्होंने मतलब क्या क्या उनके बारे में 4-5 पॉइंट्स विल स्टडी। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुग़ल एम्पायर में, ठीक है। फिर मराठा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पेशवास के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर ये सेकंड लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पूरा, ठीक है। अभी एंशिएंट तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, मिडिवल अभी कर लेंगे ये 2 लेक्चर्स में एंड फिर बाद में उसके बाद मॉडर्न शुरू होता है। मॉडर्न के अलग लेक्चर्स है, ठीक है। वो अलग लेक्चर सीरीज़ में उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो कौन सा है, एडवेंट ऑफ फॉरेन पावर्स, पोर्तुगीज़ इंग्लिश कैसे आए, फिर बाद में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, वो सब वहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी मिडिवल में तो 2 लेक्चर में, एज आई सेड, मैंने सोचा था 2 लेक्चर में हो जाएगा एंड फॉर्चुनेटली हो रहा है। लेट्स सी ये लेक्चर कितना जाएगा। आई ट्राई टू कवर इट बेसिक्स जितना ईजीली आई कैन कवर, जितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ जहाँ पे वैल्यू एडिशन करना चाहिए वहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। एंड जो रह जाएगा ना, आई ट्राई टू मेक वन अपेंडिक्स लेक्चर ऑल्सो। उसमें क्या है कि बाबा चलो छोटे कुछ नाम है, टर्म्स है जो शायद प्रीलिम ओरिएंटेड हो गए, तो वो छोटे से लेक्चर में आई ट्राई टू कवर बाद में उसके बाद, ठीक है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड लेक्चर। चलो अब मुग़ल एम्पायर को देखते हैं। देखो अभी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत देखा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कौन से डायनेस्टीज थे, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी, फिर सब कुछ देखा, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोदीज। अभी जब वही लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे ड्यूरिंग इब्राहिम लोदीज टाइम दौलत खान लोदी जो गवर्नर थे पंजाब रीजन के, ही इनवाइटेड बाबर, ओके। एंड तब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, जिसको बाबर ने जीता था, ठीक है। और बाबर ने वो जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई एंड मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी मुग़ल एम्पायर का मतलब बेसिकली फाउंडर इज़ बाबर। बाबर का रियल नेम was Zariuddin Muhammad. He was from his father's side from Timurid dynasty and from his mother's side was from Genghis Khan's dynasty. Okay. So बाबर का पीरियड was from 1526 to 1530. मतलब फादर के साइड से तैमूर के साइड से थे तिमुरिड डायनेस्टी एंड मदर के साइड से चंगेज़ खान के साइड से थे, मंगोल्स के साइड से मतलब। फिर बाबर रोट तुजुक ए बाबरी, मतलब बाबरनामा, मतलब उसकी ऑटोबायोग्राफी, ही ओनली रोट इट, ठीक है। तो ये हो गए बाबर के बारे में बेसिक। अभी एज आई सेड याद रखना कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था 1526 में, जो दिल्ली के पास में पानीपत रीजन में हुआ था, इट वाज बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बाबर बिकेम एम्परर ऑफ, एज दैट टाइम दे यूज्ड टू कॉल इट एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के पीरियड में सुल्तान्स होते थे, इसके लिए उसको सल्तनत बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो
वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फिर इम्पोर्टेंट बैटल कौन सा हुआ? बैटल ऑफ खनुआ। कहाँ पे? जो राजस्थान आगरा रीजन के पास में, ठीक है। बैटल ऑफ खनुआ हुआ कभी? 1527 में, वर्सेस किंग राणा संगा ऑफ मेवार। ओके, he was basically from Sisodia dynasty. His original name was संग्राम सिंह वन, एंड बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बाबर हैज कॉल्ड किंग राणा संगा एज द ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर और ग्रेटेस्ट इंडियन किंग। ही फॉट विथ हिम, मतलब सबसे बड़ा कंपटीशन बाबर को मिला था फ्रॉम किंग राणा संगा, ठीक है। फिर बैटल ऑफ खनुआ के बाद ना बाबर ने कौन सा टाइटल अज्यूम किया? टाइटल ऑफ गाजी। फिर पानीपत का बैटल हो गया, बैटल ऑफ खनुआ हो गया, एंड फिर तीसरा बैटल था बैटल ऑफ गोगरा। कहाँ पे? बिहार रीजन के पास में। यहाँ पे बाबर फॉट विथ दो बंगाल सल्तनत थी ना, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वो टाइम पे। सो ही फॉट अगेंस्ट द सल्तनत ऑफ बंगाल, जहाँ पे किंग थे मोहम्मद लोदी, एंड विथ हिम वाज नुसरत शाह, ठीक है। तो इनके अंडर बंगाल सल्तनत के आर्मी ने बाबर के साथ फाइट की, ठीक है। ये हुआ था 1529 में। तो ठीक है, तो अभी बंगाल, बिहार रीजन, राजस्थान के साइड का रीजन और दिल्ली रीजन सब कुछ कवर कर लिया था बाबर ने। तो बाबर के साथ प्रॉपर मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। अभी बाबर फर्स्ट था मुगल एम्पायर, सेकंड कौन था? हुमायूं। ओके, ठीक है। हुमायूं बेटा था बाबर का, एंड हुमायूं का रियल नेम वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद। ओके, हुमायूं बेसिकली मीन्स फ्यूचर। हुमायूं का पीरियड वाज फ्रॉम 1530 टू 1540, ठीक है। एंड एक्चुअली उसके दो रेन हुए थे। हुमायूं का एक पीरियड था, फिर शेरशाह सूरी, एंड वापस थोड़े टाइम के लिए हुमायूं था। आगे देखेंगे हम लोग। हुमायूं के 3 भाई थे, इसमें एग्जाम्पल है कामरान वाज वन ब्रदर, उसको काबुल रीजन दिया था, मतलब तीनों भाइयों को थोड़ा थोड़ा रीजन दे दिया था। फिर क्या हुआ? हुमायूं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग था ना, तो ही फॉट विथ एक साइड से शेरशाह सूरी आया था। ओके, ही वाज एन अफगान किंग। ओके, तो अफगानिस्तान से शेरशाह सूरी आया, तो हुमायूं वेंट टू फाइट विथ हिम, ठीक है। बट वही टाइम पे न्यूज़ क्या आई थी कि न्यूज़ ये आई थी कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात रीजन इज ट्राइंग टू अप्रोच दिल्ली, मतलब क्योंकि हुमायूं वहाँ से दूर चला गया, इसके लिए दिल्ली पर अटैक होने वाला है। तो क्या हुआ कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ एक ट्रीटी की, एंड मतलब वो वॉर को वहाँ पे रोका, एंड देन ही वेंट बैक टू दिल्ली। ओके, दिल्ली को बचाने के लिए, ठीक है। पर इसकी वजह से क्या हो गया कि शेरशाह सूरी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था वो टाइम पे। मतलब ये कौन से बैटल की बात चल रही है? ये जब बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1537 में, चौसा नियर बिहार, बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। ओके, तो वो बैटल में से हुमायूं हैड टू कम बैक, थोड़ा वीक पड़ गया हुमायूं। हुमायूं ही वेंट टू हिज ब्रदर्स टू आस्क फॉर हेल्प, बट उन्होंने इतना नहीं किया उसको हेल्प, ठीक है। फिर बहुत ही वीक पड़ गया था हुमायूं, बट लेटर ऑन ही अगेन थोड़ा अकेले में ही गेन पावर, एंड देन उसने वापस बैटल किया। उसको बैटल ऑफ कनौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम बोलते हैं, इन 1540। ओके, मतलब किसके साथ बैटल किया? वापस हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी बैटल हुआ, पर इसमें भी वापस शेरशाह सूरी जीत गया, एंड शेरशाह सूरी फिर बाद में रूलर ऑफ दिल्ली बन गया, क्योंकि हुमायूं पूरी तरह से हार गया था अभी ये टाइम। तो इसके बाद क्या हुआ? सुर इंटेग्रिन स्टार्ट हुआ, मतलब 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी का रेन था। तो बेसिकली मतलब इसका शेरशाह सूरी वाज द फाउंडर, एंड देन ही हैड वेरियस डिपार्टमेंट जो थोड़े से दिल्ली सल्तनत से मैच करते, जैसे कि दीवान वजीरत रिलेटेड टू फाइनेंस, दीवान अर्ज रिलेटेड टू मिलिट्री, दीवान इंशा रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दीवान रसलत
इज़ इक्वल टू जो फॉरेन अफेयर्स है उसके लिए। बट क्या है, दिल्ली सल्तनत के टाइम ये इट वाज रिलेटेड टू रिलीजन। फिर शेरशाह सूरी ने क्या किया है, ही डिवाइडेड इज एम्पायर इनटू 47 सरकार्स, ठीक है। तो फिर उसमें ये सरकार में द चीफ शिकदार ही हैंडल्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड चीफ मुंसिफ वाज द जज, ओके। फिर सरकार वर डिवाइडेड इनटू परगनाज, फिर वो आगे आगे जाता गया। फिर ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, अलाउद्दीन खिलजी की आइडिया जो थी वो। फिर जो परगनास थे उनमें कारकुन मतलब अकाउंटेंट, फोटेदार मतलब ट्रेजरर, आमीन मतलब लैंड एंड रेवेन्यू मैनेज करने वाले, फिर शिकदार मतलब मिलिट्री हैंडल करने वाले। फिर कुछ जगह पर परगनाज और इक्तास को सेम कॉन्सेप्ट कंसिडर किया गया है। फिर ही ऑल्सो डिवाइडेड कल्टिवेबल लैंड इनटू, मतलब ही क्लासिफाइड इट इनटू गुड, बैड एंड मीडियम टाइप ऑफ लैंड। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉइन जिसको दाम बोलते, दाम, विच वॉज बेसिकली अ कॉपर कॉइन। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मोहर कॉइन जो एक गोल्ड कॉइन था, एंड ये कॉइन 1835 तक चलते रहे। फिर ये बिल्ड सम हाईवेज एंड रेस्ट हाउसेस। फिर जैसे कि हाईवे में मुल्तान लाहौर रीजन में ही बिल्ट। फिर जोधपुर एंड चित्तौड़गढ़ रीजन में ऑल्सो बिल्ट वन हाईवे। फिर जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू, इट वाज नियरली 1/3, ओके, कैश में दे सकते या फिर क्रॉप में दे सकते थे। सो ही वाज मोर टॉलरेंट टाइप ऑफ पर्सन। फिर ही फिनिश द पुराना किला का कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली रीजन में, विच वाज स्टार्टेड बाय हुमायूं। फिर हिज मौसलेम वाज इज एट सासाराम रीजन इन बिहार, ओके, मतलब उसका टॉम इज देयर। फिर इन हिज पीरियड ओनली मलिक मोहम्मद जैसी रोड पद्मावत, ओके, इन अवधी लैंग्वेज एंड इन पर्शियन नस्तालिक स्क्रिप्ट, ओके। बट क्या हुआ, वापस हुमायूं ने वापस थोड़ी सी पावर गेन की एंड हुमायूं ने वापस अटैक किया एंड वापस वो वहाँ पे जीत गया हुमायूं। तो फिर वापस हुमायूं ने 1555 टू 1556 छोटे पीरियड के लिए राज किया। लेटर ऑन ही मैरिड हमीदा बानो बेगम, ओके, एंड दे हैड अ सन हुज नेम वाज अकबर। हुमायूं की डेथ कैसी हुई, डेथ बाय फॉलिंग ऑन लाइब्रेरी स्टेयर्स, ठीक है। अभी फिर अकबर का राइज हुआ, तो ठीक है, तो अकबर बिकेम द थर्ड मुगल एम्परर, क्योंकि सूर जो था शेरशाह सूरी को मुगल एम्पायर में कंसिडर नहीं किया था, मतलब फर्स्ट वाज बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड इज कंसिडर्ड अकबर, ओके। तो अकबर इज थर्ड मुगल एम्परर। हिज पीरियड वाज फ्रॉम 1556 टू 1605, ठीक है। इसी टाइम पे क्या हुआ था कि दिल्ली को सीज किया था किसने, हेमू ने। हेमू वाज अफगान किंग, ठीक है। तो वो टाइम अकबर ने हाथ में कमांड संभाली एंड ही डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, मतलब अकबर और हेमू के बीच में वो बैटल हुआ और यहाँ पे अकबर जीत गया। और अकबर, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए, इसके बाद अकबर के पास बहुत पावर आ गई वो रीजन की, ठीक है। अकबर के लाइफ के जो, मतलब इसकी जो जीतने के जो फर्स्ट 5 years थे, वहाँ पे बैरम खान हैड कंसोलिडेटेड दैट होल रीजन, ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर थे अकबर के, ठीक है। अभी अकबर का जो क्या बोलते हैं रीजन था, दैट वाज फ्रॉम वेयर टू वेयर, देखो, गुजरात से लेके काबुल से लेके कश्मीर से लेके बंगाल से नीचे बेरार रीजन तक, तो ये पूरा रीजन को अकबर ने कवर किया था। बट इसमें गोलकोंडा एंड गोंडवाना एरिया नहीं था, फिर अहमदनगर एंड बिदर रीजन नहीं था, पोलियार रीजन नहीं थे साउथ के इतने, तो थोड़ा नॉर्दर्न साइड पर ही अकबर का रीजन था, ठीक है। फिर अकबर लेटर ऑन मैरिड जोधाबाई, who was daughter of Raja Baramal of Amber region, of Kachawaha clan of Rajput. She was also called as Mariam ul Zamani. फिर
जोधाबाई के इन्फ्लुएंस की वजह से ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, या फिर ही ऑल्सो अबॉलिश्ड द जजिया वो ऑन नॉन मुस्लिम्स। मतलब ही बिकेम वेरी टॉलरेंट। वो टाइम पे हिंदू एंड मुस्लिम में थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर मुगल जो किंग्स थे, जैसे कि औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, बट अकबर के टाइम पे इतने नहीं हुए। थोड़े ही ट्राइड टू रिड्यूस इट, बट स्टिल जो इश्यूज थे वो तो थे ही, रीजनल इश्यूज वगैरह तो थे ही। एंड ही रिस्पेक्टेड, जो हिंदुइज्म था उसको ही रिस्पेक्टेड, स्पेशली बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जोधाबाई। Akbar had a Sufi teacher, his name was Abdul Latif. फिर he had some intellectuals जैसे कि शेख मुबारक and his sons अबू फैज़ी and अबुल फजल. फिर in 1575 he developed इबादत खाना for worship, and he also developed his new religion called Din-e-Ilahi, means divine faith, and he also developed his new capital at Fatehpur Sikri. He did not allow interference of ulemas in the politics. Okay, so he tried to keep politics and जो religion है थोड़ा अलग अलग रखने का कोशिश किया, जो बाकी इतना मुगल एम्परर्स थे उनको इतना नहीं जमा. फिर राजपूत जैसे कि राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, they were there handling big posts in the मुगल एम्पायर अंडर अकबर. ऑल्सो जो अकबर थे उनके जो क्या बोलते हैं कोर्ट में ये 9 रत्नाज. ओके, तो इसमें कुछ फेमस आर बीरबल, whose original name was Mahesh Das. He was advisor to Akbar, and he also was a poet with a pen name Brahma. Okay, he was the chief advisor to Akbar. Also कुछ जगह पे लिखा है he is also a chief commander. फिर next is मियाँ तानसेन. Okay, और तानसेन of ग्वालियर. His original name was रामधनु पांडे. और जो तानसेन टाइटल था ना, दिस टाइटल वॉज गिवन बाय राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर फ्रॉम तन्ना मिश्रा टू तानसेन. ठीक है, एंड जो मियाँ तानसेन का मियाँ जो टाइटल था ना, इट वॉज गिवन बाय अकबर. ओके, सो तानसेन वॉज वेरी फेमस फॉर हिज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डेवलपमेंट, स्पेशली इन ध्रुपद पार्ट. ही डेवलप सम कल्पद्रुमास, and he also gave music to many even Hindu songs जैसे कि श्री गणेश स्तोत्र एंड संगीत सारा, और काफ़ी म्यूज़िक में डेवलपमेंट की वो टाइम पे मियाँ तानसेन जी ने. एंड अकबर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक को अंडर हिम. ठीक है, फिर अबुल फजल है, वो रोट अकबरनामा. उसमें वो 3 पार्ट में था, उसमें 3rd पार्ट इज ऐन अकबरी. ओके, सो इट इज़ बाय अबुल फजल. फिर फैज़ी वॉज देयर एज अ पोएट या फिर ट्रांसलेशन वगैरह करने में. फिर राजा तोडरमल वॉज देयर हु हैंडल्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो ही वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इम्प्रूव किया था वो टाइम पे. फिर राजा मान सिंह वॉज देयर एज अ जनरल इन द आर्मी. ठीक है, तो ये कुछ फेमस थे अबाउट अमंग्स द नवरत्नस. अभी इम्पोर्टेंट बैटल जो अकबर ने किया था बाद में वॉज बैटल ऑफ हल्दी घाटी रीजन इन 1576. किसके साथ था? अकबर वर्सेस राणा ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप सिंह 1. ओके, मतलब फेमसली इज कॉल्ड एज महाराणा प्रताप. ओके, मतलब अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप was battle of Haldighati in 1576. Okay, and Akbar's side was led by Raja Man Singh of Amber, and बहुत बड़ा बैटल हुआ था. महाराणा प्रताप जी ने भी काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया था, बट स्टिल अकबर वन देयर. फिर 1582 में
बैटल ऑफ दिवेर हुआ, जहाँ पे बहुत वापस महाराणा प्रताप जी ने स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट किया एंड ही वन मैनी एरियाज देयर। ठीक है, फिर दिन इलाही जो रिलीजन था, इट वाज मोर रैशनल मिक्स ऑफ मैनी रिलीजन्स। उस सब रिलीजन्स में से एक काइंड ऑफ गॉड डेवलप करने की कोशिश थी। उसमें सिर्फ काइंड ऑफ 15 फॉलोअर्स ही थे, एंड आउट ऑफ विच वाज वन ऑफ 15 वाज बिरबल। ओके, फिर जो लैंड रेवेन्यू का डेवलपमेंट वो टाइम पे काफ़ी होता है। लैंड रेवेन्यू के काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए थे विद राजा तोडरमल, हु डेवलप द जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम, एंड ही improved that system which was then known as Dasala system. ओके, जहाँ पे यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट होता था एंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन एवरेज यील्ड ऑफ 10 years। तो वो काफ़ी मतलब वो टाइम के लिए वो काफ़ी मॉडर्न या फिर काफ़ी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ डेवलपमेंट हुआ था इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर इसमें लैंड वाज डिवाइडेड इनटू पोलाक्स, मतलब कल्टिवेटेड एवरी ईयर। फिर परौती मतलब कल्टिवेटेड एवरी 2 years। फिर चचर मतलब कल्टिवेटेड एवरी 3 to 4 years। एंड बंजर मतलब कल्टिवेटेड फॉर एवरी मोर देन 5 years। ठीक है, फिर उस हिसाब से लैंड रेवेन्यूज़ वगैरह किए जाते थे, उन पर इम्पोज किए जाते थे। तो इस हिसाब से काफ़ी मतलब डाइवर्सिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन काइंड ऑफ। और नहीं तो क्या होता था, पहले हर सबको एक तरीके से होता था। तो ये काफ़ी मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ था इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फिर अकबर के टाइम पे देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मनसबदारी सिस्टम एंड ऑल्सो जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों बाय अकबर। मनसब मतलब रैंक, ओके, रैंक होल्डर को मनसबदार बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली द ऑफिसर्स और नोबल्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। लोएस्ट रैंक वाज 10, एंड फिर उसमें ही बहुत सारे सब सिस्टम्स है, जैसे कि उमरा सिस्टम वगैरह। बेसिकली एवरी ऑफिसर हैड अ रैंक, जिसको मनसब बोलते थे। वो 10 to बेसिकली 5000 तक जाता था। कुछ जगह पर बहुत ही हाई लेवल थे तो 7000 8000 भी किए जाते थे। फिर मनसब में 2 टाइप थे, एक था स्वट और जट, मतलब ZAT। इसमें क्या होता था, ये टाइप का मनसब इज़ लाइक पर्सनल स्टेटस। ओके, आपका रैंक आपका स्टेटस डिटरमाइन करता था। दूसरा था मनसब का टाइप वाज सवार, मतलब नंबर ऑफ कैवलरी मैन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय दैट ऑफिसर, तो उसको सवार बोलते। तो ये 2 टाइप थे, जट एंड सवार। ठीक है, एवरी सवार हैड टू एटलीस्ट हैव 2 horses। एंड ये मनसबदारी एक पॉइंट है कि इट वाज नॉट हेरिडेटरी। ओके, वो अर्न की जाती थी। फिर जागीरदारी में क्या था, यू आर पेड इन लैंड। ओके, तो मतलब इसमें रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय मनसबदार। यहाँ पे इट वाज सिमिलर लाइक इक्तेदार सिस्टम, बट इक्ताज सिस्टम जो था ना, इट वाज अंडर सल्तनत पीरियड, और जागीरदार सिस्टम वाज अंडर मुगल पीरियड। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड ही सिस्टम जागीरदार मतलब है। आप वो रीजन का रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। फिर उसमें ही अलग अलग टाइप के फार्मर, जैसे कि भाई बाकी टाइप फार्मर मतलब नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स वगैरह, वो आगे आगे अभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से वी आर ट्राइंग टू कवर। ठीक है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। ठीक है, अभी ये था अकबर के बारे में। अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आफ्टर अकबर वॉज जहांगीर। जहांगीर का पीरियड वॉज फ्रॉम 1605 to 1627। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम प्रिंस सलीम। ठीक है, मतलब जहांगीर मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। हिज वाइफ नूर जहां वॉज कॉल्ड मतलब नूर जहां मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड हर फादर्स नेम वॉज इमादुद्दौला, वॉज द चीफ दीवान। ओके, फिर अंडर जहांगीर वही टाइम पे देयर वाज अ ग्रुप फॉर्म एज जुंटा which actually led to revolt by शाहजहां। ओके, तो शाहजहां का रिवोल्ट हुआ एंड फिर शाहजहां गद्दी पर आ गया। अभी एक इशू था कि वो टाइम पे ना जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी,
जहांगीर किल्ड हिम, तो वो टाइम पे जो सिख कम्युनिटी थी उनमें काफ़ी रिवोल्ट पड़ रहा था, तो मतलब ये साइड से शाहजहां का भी रिवोल्ट आ रहा था, एंड फिर शाहजहां गद्दी पर आ गया ना, ठीक है। तो अभी जो नूरजहां थे उनका ब्रदर्स नेम वाज असफ खान, वाज अ नोबल, वाज आल्सो कॉल्ड एज खान एज अमन, एंड हिज डॉटर was अंजुमन बानो बेगम, मतलब मुमताज, ओके, who married the third son of जहांगीर, शाहजहां was also called as खुर्रम शाह, ठीक है। तो ये हो गया जहांगीर। अभी शाहजहां का पीरियड शुरू हुआ। शाहजहां का पीरियड वाज फ्रॉम 1627 टू 1658, हाँ 1627 टू 1658, ठीक है। अभी ही काइंड ऑफ स्टार्टेड द डेक्कन पॉलिसी, तो उसकी डेक्कन पॉलिसी थोड़ी सी सक्सेसफुल थी। ही वन टिल अहमदनगर रीजन, इवन बीजापुर एंड गोलकोंडा रीजन को भी ही वन बाय ट्रीटी। फिर खानदेश, दौलताबाद, तेलंगाना रीजन तक ही रीच, ओके। एंड फिर वहाँ पे उसके सन औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बना दिया, ठीक है। फिर उसका दूसरा सन शुजा को बंगाल रीजन का बना दिया, एंड दारा शियोक, ओके, दारा शियोक हु वाज एक्चुअली कंसिडर्ड द क्राउन प्रिंस, शहजादा। तो अभी इशू ये था कि औरंगजेब को गद्दी चाहिए थी, तो औरंगजेब ने क्या किया, बैटल किया दारा शियोक के साथ, ओके। एंड एक और शाहजहां हैड वन मोर सन मुराद बख्श, ही वाज इन गुजरात रीजन। तो अभी औरंगजेब एंड दारा शियोक के बीच में बैटल हुआ। ये बैटल का नाम था बैटल ऑफ समूगर इन 1658, ठीक है। तो उसके बाद औरंगजेब बिकेम द एम्परर, ठीक है। फिर शाहजहां का पीरियड ख़त्म हुआ, ठीक है। एंड ताजमहल वगैरह वो तो हम लोग ना आर्ट एंड कल्चर में देख ही लेंगे। अब ये ताजमहल वगैरह वो सब आर्ट एंड कल्चर में वी हैव कवर्ड। अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर द पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रॉपरली, ठीक है। तो औरंगजेब अभी गद्दी पर आ गया, एंड औरंगजेब का पीरियड वाज फ्रॉम 1658 टू 1707, ठीक है। अभी देखो, जब क्योंकि शाहजहां की डेक्कन पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल हो गई थी, तो क्या हुआ कि जो औरंगजेब के टाइम पे उसको जो एम्पायर मिला वो सबसे बड़ा एम्पायर था एज कम्पेयर टू ऑल अदर। इवन दिल्ली सल्तनत एंड इवन मुगल एम्पायर में सबसे बड़ा एम्पायर औरंगजेब को मिल गया। तो उसका एम्पायर फ्रॉम काबुल रीजन टू कश्मीर रीजन टू राजस्थान, ये बाजू नीचे साउथ के साइड पे पॉलीगर रीजन, उस पूरा उसने उतना एम्पायर मिला था, तो ठीक है। एंड ही अज्यूम्ड, दैट्स व्हाई ही अज्यूम्ड द टाइटल आलमगीर, मतलब वर्ल्ड कॉन्करर। बट स्टिल ही डिड नॉट हैव बंगाल एंड गोवा रीजन। उसकी रिलीजियस पॉलिसी थोड़ी सी हार्श थी। ही रीच टिल साउथ पोलिगा रीजन था, बट ही डिड नॉट विन ऑन कोचिन रीजन, ओके। डेक्कन पॉलिसी एक्चुअली सक्सेसफुल शाहजहां के पीरियड में हुई, बट इट वाज स्टार्टेड स्लोली बाय अकबर के टाइम पे, ठीक है। फिर औरंगजेब had forced शाहजहां टू सरेंडर, ओके। एज आई सेड वो रिवोल्ट अंदर के अंदर हुआ, एंड औरंगजेब ने बहुत पॉलिटिक्स वगैरह करके ही गॉट द थ्रोन, एंड he forced Shahjahan to surrender. Shahjahan was later on nursed by his daughter Jhanara. फिर he was buried besides his wife in Taj Mahal, मतलब मुमताज़ महल के यहाँ पे। फिर वही टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे मराठा पावर राइज पर आने लग गई थी। क्यों? बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज का राइज स्टार्ट हुआ था मराठा पावर के साइड से, मतलब कोंकण रीजन के साइड से मराठा पावर धीरे धीरे वो टाइम पे बढ़ने लग गई थी। अभी इसको सपोर्ट कैसे मिला मराठा पावर को? क्या था कि देखो, औरंगजेब के टाइम पे गोलकोंडा वाज डिफीटेड, ओके। तो गोलकोंडा डिफीट होने के बाद कुतुबशाही एंड हो गई।
फिर औरंगजेब ऑल्सो डिफीटेड बीजापुर, ठीक है। आदिल शाही वगैरह वो मतलब वहाँ पे डिफीट हो गई। तो क्या होगा, गोलकोंडा भी खुल गया एंड बीजापुर भी खुल गया। तो वही टाइम पे मराठा पावर राइज पे थी, तो अभी ये गोलकोंडा साइड एंड बीजापुर साइड खुल गई थी। तो इट बिकेम, अभी मतलब वो ओपन हो गया डोर, डेक्कन का जो बैरियर था ना वो ओपन हो गया। एंड फिर मराठा पावर ने बहुत बड़े रीजन को कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये दोनों साइड से गोलकोंडा एंड बीजापुर साइड ओपन हो गई थी। तो मराठा ने पावर वो साइड पे थोड़ा कैप्चर कर लिया। इसके लिए मराठा बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम बन गया वो टाइम पे, और औरंगजेब डरने लग गया इसकी वजह से। और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका काम तो बहुत ही ग्रेट था, मतलब इतने छोटे एम्पायर को इतना बड़ा कर दिया। इवन मतलब एज आई सेड, औरंगजेब का एम्पायर सबसे बड़ा था मुगल एम्पायर के वाइज में, बट स्टिल उसको सबसे ज़्यादा डर छत्रपति शिवाजी महाराज का लगने लग गया था, क्योंकि इतने फास्ट रेट पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पावर कैप्चर कर ली थी और इतने जल्दी स्ट्रॉन्ग बन गए थे वो। मतलब अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो औरंगजेब ने पूरा इंडिया ही कवर कर लिया होता। अभी आगे हम मराठा पावर, अभी ये मुगल एम्पायर ख़त्म होने के बाद एक और चैप्टर रह जाएगा जो मराठा एम्पायर है ना, तो उसमें पढ़ेंगे मराठा एम्पायर का एक्चुअल कैसे ग्रोथ हुआ। अभी औरंगजेब का इशू क्या था एज कम्पेयर टू अकबर, एज ए सेड अकबर वॉज लिटिल मोर टॉलरेंट, बट औरंगजेब थोड़ा ज़्यादा ही ही वांटेड टू क्रिएट काइंड ऑफ इस्लामिक स्टेट। तो इसकी वजह से बहुत इश्यूज होने लग गए थे, रिलीजियस इश्यूज होने लग गए थे। फिर वो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो ही स्टॉप्ड जो ड्रिंकिंग एरियाज, भांग को स्टॉप किया, म्यूज़िक स्टॉप किया, झरोका दर्शन स्टॉप किया, काफ़ी फेस्टिवल स्टॉप किए इंडिया के। फिर ही इम्पोज मॉरल कोड ऑफिसर जिनको मुहात्सिब बोलते हैं। फिर दशहरा जैसे कि एक फेस्टिवल को स्टॉप किया उसने। फिर हिंदू टेम्पल्स पर इश्यूज आने लग गए थे, जैसे कि ही काइंड ऑफ वो टाइम पे थोड़े हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय वगैरह की जाने के नोट्स है। तो इसकी वजह से रिलीजियस इश्यूज बहुत बढ़ने लग गए थे। एंड ही ऑल्सो ऊपर से इसने और क्या किया, ही ऑल्सो री इम्पोज जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, ओके, जो अबॉलिश हुआ था अकबर के टाइम पे, तो औरंगजेब ने री इम्पोज कर दिया। ऑल्सो हिंदुइज्म के साथ तो इशू था। अगेन ही ऑल्सो डिड नॉट अलाउ मुहर्रम, मतलब जो शिया पार्ट है ना मुस्लिम्स में, उनके साथ भी इशू था। तो इसकी वजह से इतना इश्यूज, इवन सिखिज्म के साथ इशू था, क्योंकि ही एग्जीक्यूटेड, मतलब ही किल्ड द 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु तेग बहादुर जी। एंड उसकी वजह से सिखिज्म कम्युनिटी में भी इतना मतलब रिवोल्ट डेवलप हुआ एंड दे बिकेम अ वॉरिंग कम्युनिटी। फिर इतने रिस्ट्रिक्शन डालता था औरंगजेब उसके टाइम पे। फिर एग्रीकल्चर वाइज वगैरह, लैंड रेवेन्यू वगैरह इतना स्ट्रिक्ट हो गया, तो रिवोल्ट हो गया जट एरिया में, मथुरा रीजन के पास में। फिर सतनामीज ऑफ मेवाड़ रीजन में, वहाँ पे भी इशू हो गया। वैसे वो खुद काफ़ी सादा रहता था, जैसे कि यूज टू कॉपी एंड सेल कुरान्स, खुद बड़ा ही सादा रहता था, बट इश्यूज इतने कर दिए थे, रिलीजियस इश्यूज खास करके इतने कर दिए थे कि बहुत रिवोल्ट, धीरे धीरे इतने रिवोल्ट हो गए। उसमें तो सबसे बड़ा एम्पायर मराठा एम्पायर एज ए सेड खड़ा हुआ। फिर बाकी के सिखिज्म के साथ इशू कर दिए, एग्रीकल्चर लोग के साथ इशू कर दिए, सबके साथ रिलीजियस वगैरह इशू इतना स्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसके बाद औरंगजेब के बाद रियल डिक्लाइन शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर का, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल हो गया था वो था बैटल ऑफ करनाल। कब हुआ था? 1739 में, ठीक है। मतलब औरंगजेब के बाद है ये बात, उसके बाद औरंगजेब के बाद डिक्लाइन होगी। अभी औरंगजेब के बाद एक्चुअली मैंने यहाँ पे पूरा कवर नहीं किया है। औरंगजेब के बाद जो जो किंग्स थे मुगल एम्पायर के, वो एक्चुअली मैंने मॉडर्न हिस्ट्री है ना उसमें के जो चैप्टर है, जो राइज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, वो टाइम के स्टार्टिंग पर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने के पहले कैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, वहाँ पे कौन से किंग्स थे, वो सब वहाँ पे कवर किया। एक्चुअली यहाँ पे अगर करने लगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को करनी है, ठीक है। तो एज आई सेड 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ।
वर्सेस मोहम्मद शाह, ओके, जो एक मुगल एम्परर था वो टाइम पे, ठीक है। ये बैटल ऑफ करनाल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ऑफ अशरफत डायनेस्टी, जो बेसिकली ईरान रीजन, पर्शियन रीजन से आती थी, ठीक है, ठीक है। फिर नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, बैटल ऑफ करनाल, एंड फिर बाद में लास्ट में अब्दाली का इन्वेजन हुआ, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मुगल एम्पायर टूटते 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 गया, एंड फिर इवेंचुअली ब्रिटिश जब आए तो वो पूरा ख़त्म ही हो गया, एंड उसके बाद ब्रिटिश राज शुरू हुआ। अभी ऑल्सो इंडिया अंडर मुगल रूल में ना, यू सो दैट एग्रीकल्चर हैज़ इम्प्रूव, वीट बहुत बढ़ गया था, राइस, इंडिगो कल्टीवेशन भी बढ़ गया था ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। फिर जब पोर्तुगीज़ वगैरह आए थे तो वो भी बहुत सारी चीज़ें लाए थे, जैसे कि टोबैको, मतलब उनके और इंडियन वेजिटेबल्स में काफ़ी चेंजेस आए, जैसे कि टोबैको, मेज़, पोटैटो, रेड चिल्ली, ये सारे डेवलप हुए पोर्तुगीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से। फिर बट ये देखा गया है कि कोई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाइज डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर ट्रेडिंग भी वैसे ही पहले जैसे चल रहा था, ट्रेडिंग के अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थे वही, जैसे कि बोरा कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी, बनीक कम्युनिटी, फिर राजस्थान में ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल कम्युनिटी, साउथ साइड पे चेट्टी कम्युनिटी। तो मतलब हर जगह अब एक एक कम्युनिटी का जो ट्रेड वाइज वो बहुत स्ट्रांग हो रहे थे। फिर बेसिकली ना गुजरात का सूरत, मतलब सूरत वाज कंसिडर्ड एज एंट्री पॉइंट, उसको बाबुल मक्का भी बोलते थे। एंड कश्मीर साइड पे थोड़ा लग्जरियस प्रोडक्ट्स वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा था। एज आई सेड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड हल्का हल्का ट्रेड तो पहले जैसे हम लोग ने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया वैसे ही चल रहा था, क्योंकि ये टाइम पे क्या था ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बार हो रही थी, इसके लिए ट्रेड वैसे नहीं ग्रो हो रहा था एज अ कंट्री वाइज, क्योंकि किंगडम्स बार बार चेंज हो रहे थे। पर हाँ, बाकी जो आर्किटेक्चर वगैरह है ना वो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। अभी मैंने इसमें ये लेक्चर में पूरा नहीं कवर किया, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर है उसमें आर्किटेक्चर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंडियन आर्किटेक्चर, उसमें मुग़ल पीरियड का आर्किटेक्चर पूरा डिटेल में कवर किया गया, बहुत डिटेल में, प्रॉपरली, अच्छे से हर चीज़ जो लोग के मतलब जो क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह कैसे डिज़ाइन, क्या शेप, कौन सा मटेरियल, वो सब उसमें कवर किया है, ठीक है। इवन आर्किटेक्चर में गार्डन वगैरह तो उन्होंने कौन से मेथड्स यूज़ किए वो सब बनाने के लिए, वो सब वहाँ पे किया है। एग्जाम्पल अगर गार्डन बोले तो शालीमार बाग इन लाहौर रीजन बाय जहांगीर, निशात बाग इन कश्मीर रीजन बाय आसिफ खान, फिर पिंजौर रीजन इन पंजाब, फिर अकबर ने फतेहपुर सिकरी का एरिया बनाया था, फिर हुमायूं टॉम इन दिल्ली, फिर फतेहपुर सिकरी तो इतना बड़ा था, इट हैज़ मैनी, अभी क्या उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पंचमहल, या फिर जोधाबाई's पैलेस, फिर जामा मस्जिद वॉज बिल्ड बाय शाहजहान, ओके, विद द बुलंद दरवाज़ा एज अकबर्स विक्ट्री ऑन गुजरात, ओके, गुजरात सुल्तान अहमद शाह III, मतलब बुलंद दरवाज़ा वॉज मेड बाय अकबर, ओके, इन फतेहपुर सिकरी आफ्टर हिज विक्ट्री ऑन गुजरात रीजन। फिर काफ़ी गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, मुग़ल स्टाइल, इनका भी मिक्सचर बहुत होते रहा था आर्किटेक्चर में, वो हम लोग ने सब आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में देखा है। फिर आगरा फोर्ट बाय अकबर, फिर अकबर का टॉम एट सिकंदरा रीजन इन आगरा बाय जहांगीर, फिर नूरजहाँ ने टॉम बनाया था इमादुद्दौला का इन आगरा रीजन वेयर शी यूज्ड वाइट मार्बल यूज़ किया था। फिर अलग अलग स्टोन्स, पेत्रादोरा टेक्निक, ठीक है, वो सब यूज़ की गई थी। फिर शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, रेड फोर्ट बनाया, रंग महल बनाया, दीवाने आम एंड दीवाने खास बनाया। रंग महल वॉज मेड इन रेड फोर्ट एरिया।
फिर ताज इज़ कंसिडर्ड एज द ज्वेल ऑफ बिल्डर्स आर्ट, ओके। फिर जामा मस्जिद बनाई थी शाहजहां ने। फिर बेसिकली शाहजहां के टाइम पे मॉस्क एंड फोर्ट्स का क्लाइमैक्स हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे मैक्सिमम चीज़ें बेस्ट लेवल पे बन गई थी, क्योंकि ताजमहल वाज कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क, ओके। तो ताजमहल आप देखोगे तो यू विल फाइंड ऑल द आर्किटेक्चरल थिंग्स, फोरशॉर्टेनिंग टेक्निक्स, मार्बल, आर्क्स, डोम्स, कैलीग्राफी, ताजमहल एट फोर स्लैंडर मिनारेट्स वगैरह वगैरह। तो वो सब आर्ट एंड कल्चर में आपको पता ही चल जाएगा। फिर जामा मस्जिद ऑफ वाज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ओके, एंड रेड सैंडस्टोन से ही रेड फोर्ट भी बनाया गया था। फिर पेंटिंग जो था वो हुमायूं के पीरियड पे के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ही ब्रॉट पेंटर्स लाइक मीर सईद अली एंड अब्दुल समद। फिर अकबर के टाइम पे हमजा नामा वाज डेवलप्ड एंड ही हैड पेंटर्स लाइक बासवान, दसवंत, मिशिका। फिर ऑल्सो वो टाइम पे इलस्ट्रेशन होते थे ऑफ स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत। फिर यूज़ ऑफ इंडियन कलर्स लाइक पीकॉक ब्लू एंड इंडियन रेड कलर। फिर म्यूज़िक तो वी हैव डिस्कस अकबर के टाइम पे मियां तानसेन ऑफ ग्वालियर, ओके, एंड ही डेवलप मैनी रागास। फिर पेंटिंग का जो क्लाइमैक्स हुआ बेस्ट लेवल का पेंटिंग वाज एट जहांगीर टाइम, ओके। ही हैड पेंटर्स लाइक अब्दुल हसन एंड बिशन दास। फिर लिटरेचर अगर देखें तो ड्यूरिंग अकबर्स टाइम रामचरितमानस was developed in हिंदी by तुलसीदास जी। फिर अबुल फजल had wrote ऐन अकबरी एंड अकबरनामा। फिर अबू फैजी, फैजी who was the basically फैजी was the poet, he translated many things जैसे कि महाभारत into पर्शियन। फिर मोर पोइट्स जो बाकी के पोइट्स हैं जैसे कि उत्बी एंड नाजरी वर पोइट्स देयर। फिर जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड तुजुके जहांगीरी, ओके, मतलब दिस इज रिटन बाय जहांगीर ओनली। जहांगीर हैड स्कॉलर्स लाइक नकीब खान, गैया बेग, निमातुल्ला। फिर शाहजहां हैड ऑथर्स लाइक अब्दुल हमाद लाहौरी हु रोट पातशाहनामा, ओके। फिर शाहजहां हैड इनायत खान हु रोट शाहजहांनामा। फिर हिज सन दाराशियो की ट्रांसलेटेड मैनी हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि भगवत गीता एंड उपनिषद्स इनटू पर्शियन। फिर औरंगज़ेब के टाइम पे इतना कुछ नहीं था, ही जस्ट उसके टाइम पे डिक्शनरी वगैरह हुई थी। फिर वही टाइम पे एज आई सेड इतने सारे रिलीजियस किंगडम्स रीजनल किंगडम्स डेवलप हो रहे थे, तो रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप हो रही थी जैसे कि मराठी, राजस्थानी, ओरिया, बंगाली। तो इस तरीके से मुग़ल पीरियड के टाइम पे बहुत सारा मिक्सचर था। अभी इसमें मैंने बस ऐसा समरी टाइप ओवरव्यू दिया है। एक्चुअली एज आई सेड आपको ये आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तब आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर एक अपेंडिक्स का लेक्चर भी बना देंगे जो टर्म्स वगैरह है कुछ मतलब मुग़ल पीरियड में अगर कोई ऑफिसर वगैरह उनके जो टर्म्स थे वगैरह उसके हिसाब से आई ट्राई टू मेक वन अपेंडिक्स लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग था अबाउट बेसिक्स ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया। और थोड़ी और चीज़ें जैसे कि एग्जांपल फेमस ज्यूरिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम वाज राजशेखरा। फिर एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जहांगीर है डेवलप वेनी सिस्टम, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है दो अस्पा सी अस्पा, मतलब एवरी 10 कैवलरी मैन विल मेंटेन 20 हॉर्सेस। फिर अगर आप देखोगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से मुग़ल पीरियड के टाइम पे कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जैसे कि थॉमस रो हैड कम ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, ट्रेवेनियर केम ड्यूरिंग शाहजहां टाइम, औरंगज़ेब के टाइम पे मन्यूसी हैड केम। मतलब नॉट जस्ट इंग्लिश, बाकी के सारे कंट्रीज से भी आते थे एडमिनिस्ट्रेट ये क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज की। और ये ईस्ट इंडिया कंपनीज का ग्रोथ वगैरह वो हम लोग ने फॉरेन एडवेंट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। तो फिर बाद में वो सारी अगर लैंड सिस्टम में देखे जाए तो बाद में जागीरदारी सिस्टम विच इज़ रिलेटेड टू फ्यूडल लॉर्ड्स। फिर रेटवारी सिस्टम जिसमें राइट इज़ गिवन टू पीजेंट्स टू मॉर्गेज और ट्रांसफ़र द लैंड। फिर मालवारी सिस्टम यहाँ पर रेवेन्यू सेटलमेंट एट विलेज लेवल होता था। फिर ज़मींदारी सिस्टम जिसमें रेंट सिस्टम था, ठीक है।
मतलब बेसिकली इक्तादारी सिस्टम, इक्ताज जो थे वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे, जागीरदार सिस्टम मुग़ल पीरियड के टाइम पर था, विजयनगर किंगडम में अमरम बोलते थे लैंड ग्रांट्स को, एंड मराठास के टाइम पे मोकासा बोलते थे, ठीक है। फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आदिल शाह हैड रिटन किताबुल नवरस। अब ये लिटरेचर, आर्किटेक्चर वगैरह सब, एज आई सेड, आर्ट एंड कल्चर में यू कैन कवर इट, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे मतलब मुग़ल पीरियड को तो एटलीस्ट यहीं पे रोकते हैं, एंड नाउ विल स्टडी द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द राइज ऑफ मराठा पावर। चलो अभी मराठा किंगडम के बारे में बात करते हैं। Let's start with the founder of the Maratha Kingdom, the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was born on 19th February 1630 at Shivneri Fort in Junnar region in Pune in Maharashtra. ठीक है। His grandfather was Maloji Bhosle and his father was Shahaji Bhosle. He was a Maratha general who held Jagirs of Pune and Supe region under Bijapur Sultanate. Okay, and he had also earlier served in some parts in Mughal and Ahmednagar Sultanate too. ठीक है। Most important person who had a great influence on Chhatrapati Shivaji Maharaj was his mother, Veer Mata Jizabai. She had a profound influence on him. Chhatrapati Shivaji Maharaj, right from his young age, was excellent in military warfare as well as in administration. Especially, he developed the concept of guerrilla warfare at a very high extent. He received guidance from Dadaji Kondev in his young age. The first great instance where he showed his great military excellence was in 1645, when as a teenager he successfully got control of Torna Fort, okay, which was basically under Bijapur Sultanate, and later on he also won on Kondana Fort, both from Adil Shah of Bijapur. बेसिकली बीजापुर सल्तनत के अंडर थे फोर्ट। ऑल्सो छत्रपति शिवाजी महाराज हैड कंटेम्प्रेरीज लाइक ग्रेट सेंट्स लाइक तुकाराम महाराज एंड रामदास महाराज, स्वामी रामदास. He later on inherited the Jagir of Pune from his father. Later he also captured Javli region of Mawal from Chandra Rao More. एंड आफ्टर दैट प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो गया ना. फिर आफ्टर दैट जो बड़े बड़े वॉर्स हुए जब ही फॉट विद द मुगल्स एंड ऑल, अभी आगे वो देखेंगे. सबसे बड़ी टक्कर अगर औरंगज़ेब को किसी ने दी होगी तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज. अभी देखो, अभी एज आदिल शाह सौ की छत्रपति शिवाजी महाराज इतने फास्ट लेवल पे अपना किंगडम ग्रो कर रहे हैं. दैट टाइम बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह हैड सेंट अफजल खान, ओके, अफजल खान टू फाइट विथ छत्रपति शिवाजी महाराज. तो यहाँ पे हुआ था फर्स्ट इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ प्रतापगढ़ नियर सातारा इन 1659. ठीक है, मतलब किन के बीच में, आदिल शाह का जनरल अफजल खान एंड हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज. यहीं पे वो फेमस इंसिडेंट है, आपने शायद बहुत सारे फिल्म्स में या फिर कोई ना कोई वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैड किल्ड अफजल खान. कैसे अफजल खान ने मिलने बुलाया और धोखा दे के पीठ में छुरा घुसाने की कोशिश की छत्रपति शिवाजी महाराज के. बट छत्रपति शिवाजी महाराज ने अवेयरनेस रख के वो टाइम पे
वो अभी उस वेपन को वाघनक बोलते हैं, वो यूज़ करके ही किल्ड अफजल खान। वो एक बहुत ही ग्रेट एंड फेमस इंसिडेंट है। तो देखो अभी ये साइड पे आदिल शाह साइड पे आदिल शाह को पता चल गया बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत पावरफुल है। अभी प्रॉब्लम क्या था कि औरंगज़ेब के साथ जो इशू था, अभी औरंगज़ेब को वहाँ पे डर लगने लग गया कि अरे बाप रे, मराठा साइड से एक किंग इतना फास्ट ग्रो कैसे कर सकते हैं। एंड फिर औरंगज़ेब ने डर के ही सेंट विथ लॉट्स ऑफ हिज आर्मी सेंट शाइस्ता खान। ओके, मतलब मुगल एम्परर औरंगज़ेब सेंट शाइस्ता खान टू फाइट विथ छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, so Shaista Khan, he came at Lal Mahal in Pune region and siege कर लिया। बट स्टिल छत्रपति शिवाजी महाराज ने कम आर्मी के साथ भी ही फॉट विथ शाइस्ता खान एंड शाइस्ता खान को डर के भाग जाना पड़ा। एंड ऑल्सो वो इंसिडेंट भी फेमस है वेर his hand fingers were cut by Chhatrapati Shivaji Maharaj. So Chhatrapati Shivaji Maharaj won here also। ठीक है, तो अब तो औरंगज़ेब तो पूरा ही डर गया था कि इतनी आर्मी भेजी, इतना पावरफुल उनका जनरल भेजा, तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हरा दिया। फिर 1660 में जो बैटल ऑफ पावनखिंड हुई, तो इसमें दो फोर्ट इम्पोर्टेंट है, विशालगढ़ फोर्ट एंड पन्नागढ़ फोर्ट ऑफ कोल्हापुर रीजन। ठीक है, सो दिस फाइट हैपेंड बिटवीन मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे एंड सिद्दी मसूद ऑफ आदिल शाह। और पन्नागढ़ के पास सिद्दी जोहर नाम से इज मोर फेमस। ही वॉज बेसिकली जनरल ऑफ आदिल शाह। ओके, तो इशू क्या था कि सिद्दी जोहर ने पन्ना जो फोर्ट पे है तो वहाँ पे सीज बना दी। ठीक है, तो बाजी प्रभु देशपांडे जी ने he fought with him in the पावनखिंड रीजन एंड देन पन्ना से विशालगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंच गए सेफली, इसीलिए वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये ग्रेट बैटल था, बैटल ऑफ पावनखिंड इन 1660। ऑल्सो एक नोट है कि जो नेवल एक्सपेडिशन हुआ था ड्यूरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज टाइम टिल बरसूर रीजन इन कर्नाटका, तो वो एक फेमस नेवल एक्सपेडिशन था वो टाइम का। फिर 1664 में जो सैकिंग ऑफ सूरत रीजन हुई, सो देर फाइट हुई, वहाँ पे फाइट हुई थी बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड इनायत खान ऑफ मुगल्स। फिर सबसे बड़ी एंड इम्पोर्टेंट फाइट 1665 बैटल ऑफ पुरंदर बिटवीन मुगल्स एंड मराठास। ठीक है, एज आई सेड अभी शाइस्ता खान भी फेल हो गया, तो औरंगज़ेब ने क्या किया, अभी औरंगज़ेब ने और बड़ी सेना भेजी, और बड़े लेवल का क्या बोलते हैं कमांडर भेजा ना। औरंगज़ेब सेंट मिर्ज़ा राजे जयसिंह, जिनको जयसिंह वन कुछ जगह पर विकिपीडिया पे वगैरह लिखा जाता है, ऑफ अंबर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीज किया कौन से फोर्ट को, पुरंदर फोर्ट को। ठीक है, और ये सीज बहुत 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 बड़े आर्मी के साथ की थी और बहुत टाइम तक चली ये सीज। तो यहाँ पे स्पेशली मुरारबाजी देशपांडे जी ने फाइट किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के साइड से वर्सेस दिलेर खान ऑफ मिर्ज़ा राजे जयसिंह। तो ये फाइट वगैरह हुई, बट इवेंचुअली वो सीज थोड़ी सी सक्सेसफुल हो गई एंड वहाँ पे पुरंदर फोर्ट के यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई इन द ईयर 1665। ठीक है,
1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। उसके ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट्स ऑफ मराठा किंगडम वर टू बी गिवन टू मुगल्स, एंड द रिमेनिंग 12 फोर्ट जो है ना, दे वर लेफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस गिवन टू द मुगल्स, मतलब अगर फाइट करने की ज़रूरत पड़े तो वगैरह। एंड ऑल्सो 1 लाख हुंस वॉज ऑफ इनकम एरिया जो था ना मराठा एरिया, वो भी देना पड़ा। ऑल्सो जो महाराज के सन थे संभाजी महाराज, उनको 5000 मनसब मिला। एंड वो टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल्ली तक भी जाना पड़ा, क्योंकि औरंगज़ेब ने अभी औरंगज़ेब के पास ज़्यादा पावर आ गई थी। सो ही हैड कॉल्ड हिम एंड बुलाया वहाँ पे। एंड थोड़ा सा इशू हो गए, वो औरंगज़ेब का बर्थडे वगैरह था, और ये मतलब एक्चुअली औरंगज़ेब ने धोखे से वो टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे आए थे तो उनको पकड़ लिया, ठीक है, और उनको अरेस्ट कर लिया। तो अभी ये तो इशू हो गया बहुत बड़ा, और फोर्ट्स भी ये वजह से ट्रीटी ऑफ पुरंदर के वजह से चले गए थे, यानी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पकड़ लिया था। तो आप वो एक्चुअली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो इंसिडेंट देखें यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी। आप देखिए कि कितने इंटेलिजेंटली, कितने दिमाग लगा के इतने बड़े औरंगज़ेब के इतने बड़े वो क्या बोलते इतने सोल्जर्स के बीच में से इतने इंटेलिजेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ से एस्केप किया। मतलब आप यूट्यूब पे डालें बस, वो इन 1666 ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, ही एस्केप फ्रॉम देयर, एक फ्रूट के इसमें से, फ्रूट के बॉक्स में से ही एस्केप। मतलब इतना मिराकुलस एस्केप है, मतलब आपको मतलब सच भी नहीं, इतना काइंड ऑफ मैजिकल एस्केप था। इतने बड़े सोल्जर्स और इस सब में से वो निकल पाए महाराज, इसीलिए वो इतने ग्रेट थे। एंड ही केम बैक हियर, ओके, एंड फिर वापस ही गेन्ड हिज पावर इन महाराष्ट्र रीजन एंड ही वन बैक ऑल द लॉस्ट फोर्ट्स, ओके। एंड फिर वो इतने बाद में वापस मराठा किंगडम वापस इतना बड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड फाइनली इन ऑन 6 जून, हाँ, तो उसमें एक ये था 1670 में बैटल ऑफ सिंहगढ़ हुआ नियर सिंहगढ़ फोर्ट इन पुणे महाराष्ट्र बिटवीन। तो वहाँ पे एक ग्रेट कमांडर थे मराठा किंगडम के, तानाजी मालुसरे। ही फॉट विथ उदयभान राठौड़ अंडर जयसिंह, वन ऑफ मुगल्स। फिर 1674 6 जून 1674 को इट इज़ कंसिडर्ड कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ ऑन रायगढ़ फोर्ट, ओके। कोरोनेशन मतलब उनको टाइटल मिला छत्रपति का, मतलब पैरामाउंट सॉवरेन, सबसे ऊपर। फिर उनका लास्ट बैटल इज कंसिडर्ड द बैटल ऑफ संगमनेर इन 1679 वर्सेस मुगल्स, एंड he eventually lost his life in 1680. It is considered 3rd April 1680 was his last day. So this was the great Chhatrapati Shivaji Maharaj. Actually इतनी बड़ी स्टोरी, इतनी ग्रेट स्टोरी है, इतना मोटिवेटिंग स्टोरी है, क्योंकि इतने छोटे रीजन से इतने कम आर्मी के साथ, एज आई सेड पहले, औरंगज़ेब के पास सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया में का। इतने बड़े एम्पायर के किंग को डराने वाला एक इंसान इतने छोटे रीजन से डेवलप होता है। इतना बड़ा मराठा किंगडम he can create. It is a story from which everyone can learn. It is a story of Indian heritage, and he was a great king in Indian history.
फिर उनके बाद संभाजी महाराज आए एंड ही कंटिन्यूड द लेगेसी. ही वॉज बोर्न ऑन 14 May 1657 at Purandar Fort and he continued the legacy of छत्रपति शिवाजी महाराज. अभी आगे हम मराठा किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे. अभी मराठा पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं. इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का हेड वाज द किंग. ओके, ही वाज मेन. फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, उनको अष्टप्रधान कहते थे. तो इसमें आते थे पेशवा हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज आल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है. फिर पेशवा इज़ बेसिकली मोर डेक्कन ओरिएंटेड टाइटल या फिर थोड़ा पर्शियन टाइप टाइटल है. फिर पेशवा के बाद नेक्स्ट है सराई नौबत मीन्स सेनापति. फिर नेक्स्ट है अमात्या या फिर इट इज़ ऑल्सो और मजूमदार. ओके, अमात्या और मजूमदार मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स. ओके. फिर नेक्स्ट है वकनविस हु इज़ रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड हाउस अफेयर्स. फिर सचिव या फिर सरनविस. ओके, ही इज़ रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस. फिर सुमंता या फिर दाबीर वो इज़ रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स एंड सेरेमनीज़ वगैरह जो होते हैं वो उसको हैंडल करने के लिए. फिर न्यायाधीश वो इज़ रिलेटेड टू जस्टिस सिस्टम. फिर पंडिता राव वो इज़ रिलेटेड टू चैरिटी एंड रिलीजियस अफेयर्स. तो ये हो गए अष्टप्रधान. ठीक है. फिर लैंड मेजर्स वगैरह जो थे ना, दे वर डन यूजिंग रॉड जिसको काठी बोलते थे. फिर लैंड वाज आल्सो क्लासिफाइड एज पैडी, गार्डन लैंड या फिर हिली लैंड. ठीक है. तो ये तीन टाइप में पैडी, गार्डन, हिली लैंड टाइप में क्लासिफिकेशन हुआ था. फिर चौथ मतलब 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज टू बी गिवन टू अवॉइड मराठा रेड. तो ठीक है. एंड दूसरा टैक्स था चौथ एंड सरदेशमुखी. ये दो टाइप के टैक्स थे. तो चौथ अभी हम लोग ने समझा. फिर दूसरा है सरदेशमुखी. इट इज़ एन एडिशनल 10% लीवी ऑन दोज मराठाज on those land which Marathas had hereditary right. ठीक है. तो अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चौथ और सरदेशमुखी जो है ना, इट वॉज नॉट कलेक्टेड इन मराठा किंगडम बट जो नेबरिंग एरियाज है मराठा किंगडम के वहाँ पे इट वॉज कलेक्टेड. मतलब वहाँ पे मराठास की रेड ना हो या फिर वहाँ पे जो हेरिडिटरी राइट्स है वहाँ से द टैक्स वॉज कलेक्टेड. ठीक है. एंड बहुत ही समृद्ध था मराठा एम्पायर वो टाइम पे और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा था. ठीक है. फिर कैवलरी आर्मी अगर देखें तो उसमें कैवलरी था. कैवलरी का सुपरवाइजर वाज कॉल्ड हविलदार. फिर मावयाज देवर फुट इन्फेंट्री, जो इन्फेंट्री जो आर्मी की होती है वो. फिर ऑल्सो मराठा एम्पायर हैड नेवी टू, जो हम लोग ने अभी देखा था पहले. फिर कैवलरी में जो दो टाइप है उसमें बरगीर मतलब पेड बाय द स्टेट एंड दूसरा है सिलादार मतलब इट इज़ मेंटेन बाय द नोबल. ठीक है. फिर रेवेन्यू ऑफिशियल वाज कॉल्ड एज कारखून. ठीक है. तो ये मराठा पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन था. अभी हम लोग ना थोड़ा पेशवाज जो थे ना उनकी हिस्ट्री देखते हैं. अभी पेशवाज का पीरियड वाज फ्रॉम 1713 टू 1818. फिर उसके बाद जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ है वो सब हम लोग ने सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में पूरा अच्छे से कवर किया. तो वो समझो. तो फिर उसके बाद फिर इंग्लिश हिस्ट्री बाद में स्टार्ट होती है. अभी पेशवाज में कैसा था. फर्स्ट वॉज बालाजी विश्वनाथ भट्ट. ओके, बालाजी विश्वनाथ. ओके, बालाजी विश्वनाथ ये नाम याद रखना. ही मेड पेशवा पोजिशन हेरिडेटरी. ओके. And he also means he supported that Shahu Maharaj became the Maratha ruler, means he became the 5th Chhatrapati. Okay. Shahu Maharaj was son of Sambhaji Maharaj. ठीक है. As I said, पेशवाज का पीरियड was from 1730 to 1818. अभी वही टाइम पे पेशवाज की पावर बढ़ रही थी. देयरफॉर मुगल एम्परर फारूक शियार जो था ना, he allowed that collection of चौथ एंड सरदेशमुखी इन कार्नेटिक एंड डेक्कन रीजन. ताकि क्या है कि मराठा बहुत पावरफुल थे
तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए फारूकशियार ने बोला कि बाबा वो एरिया का आप कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो मराठा किंगडम बहुत स्ट्रांग था वो टाइम इसके लिए। फिर जो हम लोग ने अभी पहले पढ़ा था उसमें ना ऑलमोस्ट इतने सारे फोर्ट्स थे मराठा के किंगडम के पास, जैसे कि इवन आप देखोगे, आप पढ़ोगे विकिपीडिया पे वगैरह, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैड नियरली 350 फोर्ट्स। कितना बड़ा नंबर है वो। एंड बाद में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में ईच फोर्ट वाज अंडर 3 ऑफिसर्स ऑफ इक्वल रैंक। फिर उनके लेगेसी को बाद में आगे चलाते गए संभाजी महाराज, बट इवेंचुअली सैडली ही वॉज किल्ड बाय मुगल एम्परर औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के साथ बहुत इशू हुए थे वो टाइम पे मराठा और मराठास के एंड औरंगज़ेब के बीच में, और वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है। पर इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन या फिर इतने बड़े एम्पायर के औरंगज़ेब को सिर्फ मराठा एम्पायर ने इतना बड़ा झटका टाइप दिया था, और उसके बाद मराठा एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था। और सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन तो द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज का है। मराठा हिस्ट्री में वुमेन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एज ए सेड, छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर वीर माता जीजाबाई, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के वाइफ साईबाई जी एंड सोहराबाई जी। फिर देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, और उनके वाइफ थे येसुबाई जी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाला वो लेगेसी को, एंड उनके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजाराम महाराज ने फिर आगे कंटिन्यू किया। अभी हमने शाहू महाराज जी के बारे में पढ़ा, तो उनका एक्चुअल नेम में शाहू वन ऐसा आता है। आप अगर किधर क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे अगर आप लीनिएज देखोगे तो वहाँ पे यू विल फाइंड नेम दिस वे। वो संभाजी महाराज के बेटे थे। फिर एज आई सेड, राजाराम महाराज जी के पास वो कंटिन्यू हुए, तो बट इशू हो गए थे कि औरंगज़ेब काफ़ी वो टाइम पावरफुल हो गए थे। फिर थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आ गई थी क्या बोलते हैं मराठा एम्पायर में। फिर राजाराम महाराज जी ही वेंट टू जिंजी फोर्ट इन तमिलनाडु रीजन। फिर उनके बाद उनके बेटे शिवाजी टू। ये मतलब मैं जो बाद में छत्रपति बनते गए उनके बारे में बात करो। और फिर पेशवास थे, वो एक साइड से एज ए साइड बालाजी विश्वनाथ ने पेशवास के पोजीशन को हेरिडिटरी कर दिया था। तो फिर एक्चुअली शाहू महाराज के टाइम पे पेशवास की पावर थोड़ी राइज हुई थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पेशवास में थे बाजीराव वन। ओके, बाजीराव वन ही केम आफ्टर बालाजी विश्वनाथ। ओके, एंड बाजीराव वन का पीरियड वॉज फ्रॉम 1720 टू 1740। ठीक है, एंड मराठा पावर हियर रीच्ड इट्स जेनिथ। ओके, हियर ही इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियरी among Maratha chiefs जैसे कि Scindias of Gwalior region, Gaikwad of Baroda region, Peshwas of Pune region, Bhosles of Nagpur region, Holkars of Indore region, and later on his son Balaji Bajirao, okay, he continued from 1740 to 1761. ठीक है, बाजीराव वन इज द पर्सन जिन पर वो फिल्म थी जिसमें मस्तानी
जी एंड फिर उनके बेटे शमशेर बने एंड फिर बाजीराव वन जी की वाइफ काशीबाई, उनके बेटे थे बालाजी बाजीराव जिन्होंने फिर पेशवा सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो बालाजी बाजीराव वॉज उनका पीरियड वॉज फ्रॉम 1740 टू 1761। फिर क्या हुआ कि शाहू महाराज ही इवेंचुअली डाइड एंड उनके बाद उनके सन राम राजा केम, बट वो टाइम पे थोड़े बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो ही वॉज इम्प्रिजन एंड फुल कंट्रोल, फिर पूरा कंट्रोल हिल गया था वहाँ से। तो क्या हुआ कि और किंगडम बढ़ाते वक्त देयर वाज एन अग्रीमेंट मेड विद द मुगल्स कि टैक्सेशन के रिटर्न में मराठास विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक। ओके, तो फिर इट वाज अलाउड कि चौथ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन, आगरा रीजन, अजमेर रीजन यू कैन कलेक्ट, मराठास कुड करेक्ट। ओके, अभी पेशवाज में बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे बाजीराव वन एंड उनके दूसरे बेटे थे चिमाजी अप्पा जिनके बेटे थे सदाशिवराव भाऊ। ओके, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंड बाजीराव वन जो थे, ओके, उनकी वाइफ काशीबाई, उनके बेटे थे बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। ठीक है, तो रघुनाथ राव जो थे उनके बेटे थे फिर बाजीराव टू एंड फिर लास्ट पेशवा नाना साहेब वाज अडॉप्टेड। तो ये बेसिक लीनिएज था ऑफ मराठा हिस्ट्री एंड पेशवा हिस्ट्री। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी क्या है, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किन के बाद कौन आए थे। इतना डिटेल में भी नहीं किया तो भी चलेगा, बट जस्ट याद रखो बालाजी विश्वनाथ, देन बाजीराव वन, फिर बालाजी बाजीराव, ठीक है, फिर बाजीराव टू एंड फिर फाइनली नाना साहेब। तो ये बस मैंने बेसिक, अगर आपको बस क्रोनोलॉजी ऊपर ऊपर से जाननी तो ये 5 नेम्स ये लाइन में याद रखे तो भी काफ़ी है। तो क्या हुआ, एज आई साइड अग्रीमेंट हुआ था मुगलों के साथ कि मराठास विल प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक और रिटर्न में चौथ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन, आगरा रीजन एंड अजमेर रीजन होगा। देखो, मराठास में मराठा किंग होते तो उनको छत्रपति बोलते हैं एंड फिर पेशवास जो थे वो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी चौथ मिलने लग गया, चौथ मतलब टैक्स वो रीजन का, आगरा अजमेर रीजन में। तो मुगलों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, अहमद शाह अब्दाली दुरानी, और वाज एन अफगान। तो एंड फिर क्या हुआ, अभी इन्वेजन आया एंड मराठास ने प्रॉमिस किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से बचाएंगे इन रिटर्न ऑफ द टैक्स। तो फिर मराठास को जाके लड़ना पड़ा और वो बन गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ठीक है, वहाँ पे सदाशिवराव भाऊ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा जो पावर था धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, क्योंकि वो इतना बड़ा वॉर था और उसमें थोड़ा ज़्यादा लॉसेस हो गए थे। और वही टाइम पे मुग़ल पीरियड भी डिक्लाइन पर ही था, क्योंकि औरंगज़ेब का भी पीरियड ख़त्म हो गया था। तो दोनों डिक्लाइन पे थे, मराठा पावर डिक्लाइन पे थी, मुग़ल पावर डिक्लाइन पे थी। और ये सब का फ़ायदा बाद में इंग्लिश ने लिया एंड फिर बाद में इंग्लिश राइज पर आया। क्या था ना, ऐसा था कि अभी औरंगज़ेब के बाद मुग़ल पीरियड डिक्लाइन पर था, पर मराठा जो थे वो काफ़ी राइज पर थे। पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो उसके बाद मराठा पावर भी डिक्लाइन पर हो गई। अभी दोनों डिक्लाइन पे हो गई, इसके लिए इंग्लिश पावर राइज पर गई, नहीं तो मराठा पावर बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती। ठीक है, तो ये तो मराठा
पावर के बाद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री बाद में शुरू होगी, क्योंकि बाद में इंग्लिश, वो पोर्तुगीज़, फ्रेंच वगैरह है, और वो सब हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में स्टार्ट किया है एडवेंट ऑफ फॉरेन पावर्स के लेक्चर के साथ में। तो ये लाइन थी। अभी बाउंड्री ख़त्म हो गई, एंशिएंट इंडिया की बाउंड्री वी हैव कवर्ड एंड देन मिडिवल इंडिया की बाउंड्री वी हैव कवर्ड। अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री भी विल कवर टिल इंडिपेंडेंस। तो इसके साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।